टीए में ज़्यादातर पूछा जाता है ये किसने बनाई है, बस उस मेथड का पूछेगा आपसे। और ये पूछ सकता है ज़्यादा ये इरोजनल मेथड है या डिपोजिशनल मेथड से बनी है, बस इतना ही पूछेगा। अभी तक आपके लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये इस रॉक को क्या कहते हैं। 4 स्टेटमेंट दे, लेकिन सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एक प्लेन रीजन जो नदी ने पेनी प्लेन बना दिया, उसमें हार्ड रॉक्स मिलने वाली क्या कहलाती हैं, मोनेड नॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो सीडीएस में आते हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं आए। अब लास्ट हमने एस्कर्स लिखने नाम है, समझा दिए थे एस्कर्स, नहीं समझाए थे। एस्कर्स के बारे में लिख लीजिए एक बात और, ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, पहली बात तो ये है। क्या लिखवाया था, एस्कर लिखवाए थे, हाँ एस्कर्स में लिखिएगा स्मॉल ग्रेवल्स एंड सैंड डिपोजिशंस, स्मॉल ग्रेवल्स एंड सैंड डिपोजिशंस बाय द ग्लेशियर, स्मॉल, किसी का सेलफोन है क्या? अंकित कौन? अच्छा ये कैमरा कनेक्टेड है, क्या कह रहे हो कैमरा? अच्छा, मुझे लगा पिछले वाले सर का रह गया किसी का। तो आपने क्या लिखा, सेडिमेंट्स एंड ग्रेवल्स डिपोजिशन बाय द ग्लेशियर, sand gravels deposition by the glacier are called eskers, are called eskers. These are snake like in structure, ridge like, these are snake like or ridge like in structure. स्नेक लाइक और रिज लाइक स्ट्रक्चर। किसकी आवाज थी अजीब सी? संजय जी कंफ्यूज मत करो हमें। लिखिए उसके आगे, दीज एस्कर्स आर बेनिफिटेड, दीज एस्कर्स आर having advantage for the construction of railway lines and highways. These eskers are having advantages of construction of, these eskers are having advantage in construction of railway tracks and roads. तो रेलवे ट्रैक्स और रोड्स का इन पर निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब हिंदी में लिखिए, पहले एक बार मुझे बता दीजिए इंग्लिश में पहली लाइन क्या लिखी थी? हाँ, हिमानी जलोढ़क द्वारा, हिमानी जलोढ़क द्वारा बजरी एवं रेत का निक्षेपण, हिमानी जलोढ़क द्वारा बजरी एवं रेत का निक्षेपण द्वारा निर्मित आकृति एस्कर कहलाती है। निर्मित आकृति एस्कर कहलाती है। एस्कर कहलाती है। इनकी आकृति कटकनुमा, रिज लाइक को बोलते हैं कटक। इनकी आकृति कटकनुमा या सांप के आकार की होती है। सांप के आकार की होती है। ठीक है, इन एस्कर्स का उपयोग रेलवे लाइन बिछाने तथा सड़कों का निर्माण करने के काम आती है।
रेलवे लाइंस के बिछाने तथा सड़कों का निर्माण करने के काम आती है। ठीक है, अब लिखिए नई हेडिंग, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, वायु द्वारा निर्मित, वायु के अपरदन से निर्मित, वायु के अपरदन से निर्मित आकृतियां या स्थलाकृतियां, वायु के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स, इरोडेड लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड। ठीक है, अब विंड भी इरोजन करती है, तो आपको पता ही है कि विंड इरोजन करती है, तो कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। विंड के इरोजन भी, जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा प्लकिंग मेथड करेगी, एब्रेशन करेगी। एब्रेशन मतलब छोटी छोटी धूल के कण उसमें से हटते चले जाएंगे। ठीक है, और धीरे 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 घटते घटते क्या हो जाएगा, वो पूरा हिस्सा लैंडफॉर्म इरोजन हो जाता है, उसमें इरोड हो जाता है। तो अब ऐसी लैंडफॉर्म्स आपको ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलेंगी देखने को। तो रेगिस्तान में जो आप जैसे देखते हो बहुत बड़े सैंड ड्यून्स, जिसमें रेत के टीले हैं, बालू के टीले हैं, जिस पर आपके अलहवीदी वो चल रहे हैं, सऊदी अरब वाले, टोपी लगा के लंबा चोंगा पहन करके। तो दिमाग में हमारे केवल वही एक लैंडफॉर्म आती है, लेकिन उसके अलावा भी रेगिस्तान वाले क्षेत्र में बहुत सारी लैंडफॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इरोजन के द्वारा बनी हुई कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स है उनको देखिए। सबसे पहली लैंडफॉर्म कौन सी है, लिखिए मशरूम रॉक्स। इनको पेडेस्टल स्टैंड भी कहते हैं, पेडेस्टल स्टैंड, नहीं सॉरी पेडेस्टल रॉक, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी पेडेस्टल रॉक, गारा, या बेहतर होगा आप हिंदी में भी मशरूम की चट्टान, मशरूम जैसी आकृति की चट्टान। ठीक है, शुद्ध हिंदी में गारा लिखते हैं इसको। दूसरा और क्या क्या है, यारडांग, यारडांग। तीसरा लैंडफॉर्म ज्यूगेन, चौथा लैंडफॉर्म डीमोइजल, भूस्तंभ। पांचवा लैंडफॉर्म ड्राइकेंटर, मेरे ख्याल से ड्राइकेंटर पूछा गया आपसे पेपर में, और एक बार यारडांग। ठीक है, केवल इतना सा आया बस एनडीए में। यारडांग कौन बनाता है, रिवर बनाती है, विंड बनाती है, सी वेव्स बनाती हैं, या चौथा कोई ऑप्शन और दिया था उसने, तो विंड बनाती है। अभी तो दिखाई दे रहा है, विंड बनाती है फटाफट, ड्राइकेंटर। इतने हमको लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं, किसके, विंड के द्वारा। कभी कभी मन में एक बात आती होगी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक बात जो पढ़ाई से हट करके है, कि यार ये क्या पढ़ा रहा है मुझे, यार खोपड़ी ख़राब कर दी है, इतना टिपिकल ये सब है। नहीं, कभी कभी मन में आता होगा, बोले यार इतना क्या ये सब। देखिए, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ ये काम, और ना मुझे किसी ने प्रेशराइज़ किया है। मुझे सिर्फ पेपर, जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो प्रेशराइज़ कर रहा है कि ये भी सिखाइए बच्चों को। नहीं, आपको अभी ये बात सच बताऊं, मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे जो सामने देखना है ना, बच्चा 16, 17, 18 साल का बच्चा बैठा हुआ है, मासूम सा, इसे कहाँ तक मैं बोझ दूँ उसे। अब आपने ज़िंदगी में कभी ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें नहीं थी आपकी क्लास 10 तक, लेकिन अब ये सब पढ़ने पड़े। रीज़न क्या है, कंपटीशन इतना हाई है, जबकि गलत है वो पेपर बनाने वाले लोग। उन्हें ये देखना चाहिए, आप 10th के बाद 11th में अपीयर हो जाता है लगभग बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए, और 12th के भीतर वाला बच्चा दे देता है उसे, या बीएससी फर्स्ट ईयर या बीटेक फर्स्ट ईयर वाला, हार्डली। कभी उसने ज्योग्राफी में, या तो आप उसने आर्ट साइड लियो तब कर लेगा, लेकिन आर्ट साइड लिए तो मैथ नहीं कर पाएगा फिर वो, समझ रहे हो। मैथ इतना हाई फाई आता, आप देख ही रहे हो।
तो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ जानबूझ करके ये इसलिए करते हैं कि अब आपकी कैपेसिटी देखते हैं कि आप नए सब्जेक्ट्स को कितना सीख सकते हैं। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा आता होगा दिमाग में, यार कहाँ चक्कर में फंस गया मैं, ये है वो है। लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा अपने अंदर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखना। ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, ये आसान नहीं होता सबके लिए, ठीक है। और आप अपने आप को एक बहुत खुशनसीब मानिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया दिल्ली में आके पढ़ने का। आपको लग रहा है ये सब पढ़ाई इस तरीके की, देखिए मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी जगह बहुत है, लेकिन दिल्ली हर काम का हब है, पढ़ाई का भी हब है। एक से एक बढ़िया काम भी दिल्ली में, एक से एक घटिया काम भी दिल्ली में। क्रिमिनल बनना है, दिल्ली आओ, नए नए क्राइम सिखाएंगे तुम्हें और बढ़िया टेक्नोलॉजी सीखनी है, बढ़िया पढ़ाई के लिए भी दिल्ली हब है। दिल्ली में एक से एक अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी, बिल्डिंग भी मिल जाएगी 30-35 मंजिल की, और दिल्ली में एक से एक झोपड़ झोपड़ी भी मिल जाएगी आपको। हर चीज़ का हब है दिल्ली। तो अगर आपको ये एक मौका मिला है लाइफ में तो इस मौके को मत जाने दीजिए प्लीज़, क्योंकि कैसे कैसे पेरेंट्स अरेंज करके भेजते हैं ये तो वही जानते हैं। आप शायद इस चीज़ को अभी नहीं फील कर पाओ, क्योंकि अभी आप खुद ही चाइल्डहुड एज में हो, अभी बच्चा ही हो बिल्कुल। स्पून फीडिंग मम्मी घर पे बस इतनी कसर रह जाती है। अब बहुत सारे बच्चों से करती होंगी, लो बेटा आए हो खीर खाओ, लो ये लो, एक टुकड़ा खिलाकर रोटी पकड़ के खिला रही हैं, ऐसे भी इतना प्रेम आता है। एक मौका मिला है, इसे मत जाने दीजिए हाथ से। बहुत बच्चे तरसते हैं इतना खर्चा अफोर्ड करने के लिए दिल्ली आने के लिए, तो मौका मिला है आप उसे कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी इसमें। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर देखो तो ऐसे ऐसे पूछ रहा है, वो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है हर कोई लेवल। पुराने आप ये मत समझना ईजी आएगा पेपर, अब जो पिछले वाले से और टफ आएगा, फिर टफ आएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई हो गया, ठीक है। नसीब वाले तुम तब बन जाओगे जब पेपर देने ही तुम गए। उस दिन ऐसी तबाही आई, भूकंप आया कि कोई नहीं गया पेपर देने, अकेले आप ही गए, पेपर लेने भी कोई नहीं आया, समझ रहे? खाली गए सेंटर पे और चाय पी के चले आए, क्योंकि पेपर बटा ही नहीं, पेपर ही कैंसिल हो गया। जब ऐसी भूकंप आ जाएगा तो पेपर कहाँ दोगे, समझ रहे? सारे लोग बीमार हो जाओ और अकेले आप पेपर देने जाओ तो नौकरी पक्की है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भगवान तो सबके साथ है। तो सबके साथ है तो फिर आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, कोई और रास्ता ही नहीं है। कम से कम मेरा ये कहना है, अब मैं फाइनल कंक्लूजन वाली बात पे आ रहा हूँ, ख़त्म करता हूँ। कम से कम इतना कहना है कि आप कुछ भी ना अगर कर पाओ ना, ये वाला चैप्टर थोड़ा टफ ज़्यादा है, तो इतना कर लेना कि कौन सी लैंडफॉर्म किसने बनाई है, बस इतना जरूर कर लेना, याद रख लेना। ऑप्शन वहाँ पे गलत नहीं हो, सब क्लोज ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, एक जैसे ही लगेंगे सब, केवल इतना याद रख लेना। और एक बात ये याद रखना कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है या इरोजनल है, क्या होती हैं ये क्या नहीं होती हैं। एक बार नौकरी लग जाए दुनिया ज़िंदगी भर के लिए भूल जाना। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें बस नौकरी चाहिए, कुर्सी चाहिए, वो वाली ऑफिसर बन जा, वर्दी पहन ली, बोले उसके बाद मैं यार डांग पूछूंगा भी नहीं कौन था यार डांग, मुझे क्या करना यार डांग का। ना मेरा कोई ऐसा दोस्त था कि जुगेन नाम का कोई दोस्त हो, लेकिन मजबूरी है आपकी कि केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने तक तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। इतना कर लीजिए बस आप। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप कोई दूसरी चॉइस नहीं, अगर चॉइस हो तो आप बताओ मुझे, फिर उस रास्ते में मैं चलूँ, कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो लास्ट क्या होती हैं सबकी डेफिनेशन नहीं याद हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना आप आइडिया लगा लोगे ऑप्शंस देख करके। बस आप कितना कर लेना कि कौन सी लैंडफॉर्म किसने बनाई है, इतना कर लेना बस, बाकी फिर आगे बढ़ जाना। नहीं याद हो रही छोड़ो, ठीक है। अब आते हैं, इतने लैंडफॉर्म्स हमको करने हैं किसने, विंड ने बनाए। अब आइए देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले मशरूम रॉक्स। तो मशरूम रॉक्स के लिए देखिए, इमेजिन करना, फिर मैं आपको वही पिक्चर दिखा दूंगा, तो यहाँ पे तो आपके लिए बेनिफिट है। इंटरनेट चल रहा है आज, बताया नहीं अभी, चलो कोई बात। जैसे कोई एक बहुत बड़ी चट्टान है, अब एरिड रीजन है, ये एरिड रीजन में होता है ऐसा। एरिड मतलब समझते हैं आप, शुष्क क्षेत्र, जहाँ पर वर्षा कम और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। प्रेसिपिटेशन इज लेस
एंड एवेपोरेशन इज मोर। उसी को हम बोलते हैं रेगिस्तान या मरुस्थलीय भूमि, जहाँ पर पानी कम गिर रहा है और एवेपोरेट ज़्यादा हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान जब भी वर्ड बोलूँ, मरुस्थल जब भी बोलूँ, डेजर्ट बोलूँ, आपके दिमाग में केवल टीले वाला रेगिस्तान, अलाविदी वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है? कि राजस्थान का रेगिस्तान हर उस लैंड को बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये टेक्निकल भाषा में है, ये नहीं याद रखना है आपको, तो इतना याद रखिएगा जहाँ पर रेनफॉल कम है और जबकि प्रेसिपिटेशन कम है, एवेपोरेशन ज़्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? एरिड रीजन, ठीक है? और जहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल है लेकिन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है तो उसे सेमी एरिड रीजन, अर्धशुष्क और शुष्क हिंदी में। क्लियर? अब देखिए इस बात को, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र था, वहाँ पर एक रॉक थी, माउंटेन था। अब मुझे सिंपल सी साइंस की भाषा में एक बात बता दो कि फ्रिक्शन प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सरफेस पे ही तो होगा। अब विंड मान लीजिए इस तरीके से चल रही है, विंड की डायरेक्शन ये है, ईस्ट टू, विंड की डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की ओर है। अब विंड चल रही, तो विंड में जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, मैंने इसे समझाने के लिए बता दिया आपको, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जो है वो लेस इफेक्टिव होंगी। लेस इफेक्टिव क्यों? कम प्रभावशाली क्यों? क्योंकि ये सतह के पास हैं, ज़मीन के पास हवा कम चलती है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोसेस ज़्यादा होता है, रगड़ कम ज़्यादा लगेगी। जब रगड़ ज़्यादा लगेगी तो स्पीड कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी उसकी, और स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो इरोजन होना होगा वो कम होगा, ठीक? दूसरा देखिए, बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? उसके बाद देखिए टॉप पर क्या होता है, यहाँ पर हार्ड रॉक होती है, हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक का मतलब यहाँ पर मिट्टी कम है और चट्टान ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा रिवर ने, सॉरी, सबसे ज़्यादा विंड ने इरोजन कहाँ किया? बीच वाले पार्ट में। ग्रीन वाले से दिखा रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा इरोजन कहाँ किया? बीच वाले पार्ट में। सबसे तेज़ हवाएं चल रही थी, हवाएं तो और भी तेज़ यहाँ चलेंगी, लेकिन यहाँ पे चट्टान कैसी है? कठोर चट्टान है, तो कठोर चट्टान का तो इरोजन होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि धूल के कण कम है, बालू के कण कम है यहाँ पर, और यहाँ पर बालू के कण ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर स्पीड कम हो गई किसकी? विंड की, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है उसका लैंड सरफेस से। तो अगली इमेज ऐसी बन जाती है। अगली इमेज देखिए, कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इरोजन लगातार इधर हो रहा है, ठीक है? और देखने में ये कैसी लग रही है? कुछ मशरूम की जैसी। मशरूम तो आप लोग खाते ही हो सब्जी में, मशरूम की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मशरूम रॉक या गारा, पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं उसको। तो कभी आप अगर सहारा डेजर्ट में ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी, एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट में रेत कम, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे मशरूम रॉक के, ठीक है? दूसरा देखिए, पहले फिर से वही समझा दे रहा हूँ मैं सारा आपको। दूसरे पर क्या बताया था आपको? यारडांग। यारडांग में देखिए, कभी भी कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक पैरेलली मिलें और वर्टिकल उनका इरोजन हो, तो कैसा मिल रही हैं? चट्टानें मिल रही हैं इस तरीके से। कोई रॉक थी, भैया सब्जी वब्जी में फैलाओ, ये वाला हिस्सा कैसा? सॉफ्ट रॉक का, और ये वाला हिस्सा है हार्ड रॉक का। तो हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, फिर से सॉफ्ट रॉक, फिर हार्ड रॉक। कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान जब वर्टिकल सेक्शन में पैरेलली मिलती हैं एक के बाद एक, तो सॉफ्ट रॉक का तो इरोजन हो जाता है। अब हवा पीछे से आगे की ओर चल रही है, तो कठोर वाली चट्टान तो वैसे की वैसे ही रही, और मुलायम चट्टान का क्या हो गया? तो एक नाली जैसी बन गई ना, गर्त जैसे बन गए, यही कहलाते हैं यारडांग्स। सब कहाँ दिखेंगी आपको? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है? केवल डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, और आप किसी भी रेफरेंस बुक को देखो, सब में यही लिखा है, और अभी इमेज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इतना याद रखना, यारडांग वर्टिकल इरोजन ऑफ सॉफ्ट रॉक्स, ठीक है? कहाँ मिलेंगे? केवल डेजर्ट रीजन में या एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में। दूसरा देखिए,
यारडांग अगर समझ में आ गया तो ज्यूगेन भी आ जाएगा। ज्यूगेन में क्या है, ज्यूगेन भी यारडांग का ही एक सेकेंडरी फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा हार्ड रॉक का है और नीचे वाला हिस्सा सॉफ्ट रॉक का है। ठीक है, फिर से क्या है, ये जुड़े हुए होंगे आपस में। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा फिर से कैसा है, हार्ड रॉक का, और नीचे वाला है सॉफ्ट रॉक का। अब की बार हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक्स पैरेलली मिल रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सेक्शन में। यहाँ कैसी थी, वर्टिकल सेक्शन में। तो इरोजन किसका होगा, सॉफ्ट का ही तो होगा, इधर वाली जगह का, कठोर चट्टान का तो होगा नहीं। तो ये कहलाती है ज्यूगेन। क्या कहलाएगी, ज्यूगेन। ये सब नाम बताइए, आपको जर्मन नाम है। देखने में इस आकृति को, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव पिक्चर कैसी होती है। भैया जी सोना नहीं है, मुंह धो के आइए, जाइए, कोई बात नहीं। तो आप इसकी पिक्चर देखोगे तो देखने में ये लगेगी हल्का जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में एक जहाज सा खड़ा हो। तो शिप लाइक स्ट्रक्चर, तो पेपर में पूछा गया शिप लाइक स्ट्रक्चर इनमें से किसकी है, तो यार जियोजेंगी। और अगर इसको देखें, कुछ इसके और एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिखते हैं जो इंक बॉक्स जैसे दिखते हैं। इंक क्या बोलेंगे उसको, दवात को, इंक बॉटल, दवात नुमा, फाउंटेन पेन की जो बॉटल आती थी वैसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो ज्यूगेन्स कैसे दिखते हैं, जैसे जहाज खड़ा हो एक रेगिस्तानी क्षेत्र में, पूरा हिस्सा प्लेन है, अकेली एक चट्टान खड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे तो एक हैरानी होती है, अब मैं नहीं बोलना चाहता, धर्म के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए किसी के भी। एक जगह है, पांचालों की राजधानी कहाँ थी, महाजनपद पढ़े हैं आपने, 16 महाजनपद हिस्ट्री में, उसमें है अफगानिस्तान, उसमें अहिछत्र द्रौपदी का मायका जो था, महाभारत जिनके चक्कर में हुई, द्रौपदी जानते होगे आप, पांडवों की इकलौती वाइफ, उनका जो मायका था, उनका जो घर था पापा का, वो अहिछत्र में था, डिस्ट्रिक्ट बरेली लगता है यूपी में। तो वहाँ पे जगह है एक अहिछत्र, वहाँ पे ये कहते हैं कि भीम की गदा रखी है ये। अब भीम की गदा नहीं है, दरअसल वो इंसेलबर्ग है। तो वो जोग्राफिकल एक लैंडस्केप है, उसको हम डिसाइड कैसे कर देते हैं, जैसे भीम की गदा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, धर्म के मुद्दे पे बोलना ठीक नहीं समझता। कोई कहे मेरी आत्मा को आहत कर दिया, अरे तुमने ये कैसे कह दिया सर, तो मैं फांसी चढ़वा दूंगा। ऐसे ही देहरादून में बहुत सारी गुफा के अंदर आपको लगेगा कि शिवलिंग रखे हुए हैं, वो शिवलिंग नहीं है, स्टेलेक्टाइट है। समझ रहे हैं, चूना चट्टानों में ऐसा स्ट्रक्चर बनती है, लोगों ने आस्था से जोड़ दिया उसे, बोले साहब ये 108 शिवलिंग बने। अब कौन गिनने 108, एक गुफा के अंदर बहुत सारी चट्टानें बन गई हैं ऐसी, तो टपकती हैं तो पानी की बूंद वैसी बन जाती है जैसे शिवलिंग बन गया हो। ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट्स हैं। ज्योग्राफर स्टेलेक्टाइट कहेगा, धार्मिक व्यक्ति कहेगा मेरे भोले बाबा पैदा हो गए, लाओ भाई चढ़ाओ कुछ। 1 रुपया भी चढ़ाया और 1000 यात्री भी आ गए, और हर कोई 1000 एक चढ़ाता नहीं। 108 शिवलिंग है, 108 रुपये चढ़ा दिए, 1 रुपया भी चढ़ाया तो हिसाब हज़ारों में पहुंच जाएगा। खैर सबके अपने अपने तरीके हैं किसी के धर्म के पूजने के, तो हैं। अब देखिए, तो ज्यूगेन्स क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक इन अ पैरेलल फॉर्म। इट लुक्स लाइक अ इंक बॉटल स्ट्रक्चर और शिप लाइक अ स्ट्रक्चर इन अ एरिड रीजन। इसमें हॉरिजॉन्टल इरोजन हो रहा है और इसमें वर्टिकल इरोजन हो रहा है। ठीक है, तो ये ज्यूगेन और यारडांग एक ही जैसी स्ट्रक्चर है, बस फर्क क्या है, हॉरिजॉन्टल और। तीसरे पे आ जाइए, डिमोइजल।
डिमोइजल या भूस्तंभ, ये डिमोइजल ज्यूगेन ही होता है, लेकिन ज्यूगेन का एक बड़ा फॉर्म, जैसे गॉर्जेस का बड़ी फॉर्म कैनियन, ऐसे ही ये ऐसी स्ट्रक्चर बनी होगी एक। ठीक है, और ये ऊपर जो है इसमें स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पर हार्ड रॉक है और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक है। ये डिमोइजल हो गया। ड्राई कैंटर क्या होता है, तो ड्राई कैंटर एक ऐसी लैंड फॉर्म है जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में होती है, चतुष्फलनाकार। एक क्वाड्रिलेटर जैसे, वो ये तो घर जैसा बन गया ना, समझ लीजिए आप, क्योंकि 2D फिगर में तो वैसी ही फिगर बन पाएगी, आपको इमेज दिखाई देगी। इसकी खास बात क्या है ड्राई कैंटर की, ये पेपर में पूछा गया ड्राई कैंटर कहाँ, इसमें एक तरफ से इरोजन नहीं, हर तरफ से होता है। तो ईस्ट से वेस्ट से हवा हर जगह से चल रही है, तो जहाँ जहाँ चल रही है वहीं से काटती आ रही है, आगे से आ रही है हवा, पीछे से आ रही है, हर तरफ से हवा आ रही है। इसमें कोई डायरेक्शन की, विंड की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, जबकि सब बाकी सब में विंड की डायरेक्शन फिक्स थी। तो जब वायु का प्रवाह या पवन का प्रवाह निश्चित हो तो बाकी सारी इमेजेस बनती हैं, और जब ना हो तो ये बनती है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बेहतर आपको तभी समझ में आएगा। कहाँ जाना पड़ेगा, होम पेज पर, ब्राउज़र। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी तब तो ब्राउज़र चलेगा। ऑफलाइन एक बार मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ। अंकित इसे कनेक्ट करना है इंटरनेट से, आप मेरी क्लास में कनेक्ट करके ही रखा करो पहले से ही, ठीक है ना। नहीं हो पाएगा, कल कैसे किया था आपने, क्या कह रहे हैं, जादू से? क्या राहुल सर मास्टर आदमी है। हाँ अच्छा, हाँ ये बात भी सही है, करके ही दिखा दो आज से तुम। चल गया भाई। हल्के में मतलब भाई, वो भी जानता है, राहुल सर ही नहीं कर सकते केवल, राहुल सर ने सिखा दिया उसे, वो भी जानता है। अब देखिए ये यारडांग्स क्या है, मैंने आपको बताया था नाली जैसी दिखती है एक गर्त में, इसे बंद कर दीजिएगा। हाँ, अब ये दिख रहा है आपको, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब एक ये हार्ड रॉक की सरफेस, और नीचे वाला जो इरोजन हो गया वो कैसी है, सॉफ्ट रॉक की, जिसमें जैसे नाली दिख रही है आपको, इस तरफ से इस तरफ या इधर से इधर विंड चल रही होगी, तभी इरोजन हुआ है। विंड इसका इरोजन क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये कैसी सरफेस है, हार्ड रॉक। तो पैरेलल मिल रही है हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक्स, ये इमेज कैसी कहलाएगी आपकी, यार्डांग। सही है, तो अब बेहतर आपको ज़्यादा समझ में आया होगा इसमें, क्योंकि 2D इमेज, ऊपर से मेरी माशाल्लाह आर्ट, तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, यार्डांग के बाद देखो ये है ज्यूगेन, ये नहीं, यार्डांग की सर्च क्या है, मशरूम रॉक्स दिखा दो पहले हैं। देखिए जब
अब लोग जाते हैं, उन्हें कोई मतलब थोड़ी ना किसी बात से, सेल्फी लेके चले आए। इसके नीचे खड़े होकर देखो मैं कितना बड़ा पहाड़, भगवान कृष्ण बन गया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया मैंने, सेल्फी लेके चले आए। अब आप लोग जानते हैं इस बात को, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको समझ में आ रहा है ये कैसे बना होगा। ठीक है, तो हल्का मशरूम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो टूरिस्ट प्लेसेस बन जाती हैं, तो ये मशरूम रॉक्स बन गई। ऐसे ही आपको अलग अलग इमेजेस अलग अलग जगह पे दिखाई देंगी। ठीक है, ये मशरूम जैसी रॉक्स, तो परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है मशरूम जैसा। ठीक है, ये फॉरेन कंट्री का हैं, जब मशरूम रॉक्स के हैं, मशरूम चट्टान। अब यही फ़ायदा होता है, स्मार्ट बोर्ड है तो हैंड टू हैंड दिखा दिया। अब कौन सी बतानी है? ज़्यूगेन। अरे हेलो, मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मेरी हाँ अभी क्लास में हूँ, शाम की क्लास लगाना आप 4:30 की। मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में आता हूँ। हाँ 4:30 की लगा दीजिए। ज़्यूगेन्स देखिए, एक ही इमेज, अरे ये ब्लर आ रही है यार, ये समस्या है। देखो ज़्यूगेन दिख रहा है आपको, हल्का जैसा जहाज जैसा खड़ा हो, शिप जैसा, शिप स्ट्रक्चर जैसी दिख रही है। ये हॉरिजॉन्टल इरोजन है इसमें, उसमें क्या था? वर्टिकल। और डीमॉइजले भूस्तंभ, ऐसा लगता है कि इंक बॉक्स की बोतल ही रखी हो, जैसे आपने अभी पढ़ा था ज़्यूगेन के बारे में, लेकिन उसी का एक बड़ा रूप है। ये यार्डांग्स होगा। अब यार्डांग ऐसे भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि वैसे ही जैसे देखे थे आपने एक जैसी ही मिलनी मिलेगी। यहाँ पे क्या है, ये हार्ड रॉक हो गई, यहाँ पर ये पूरा इरोजन मैदान बन गया सॉफ्ट रॉक्स का, ये फिर हार्ड रॉक, तो ये पैरेलली मिलती चली जाएंगी। ठीक है, फिलहाल बहुत क्लियर इमेज नहीं है, दूसरी कोई एक देखता हूँ मैं अच्छी सी इमेज। डिफरेंस कहाँ पर? अच्छा, मुझे कौन सी दिखानी है? ज़्यूगेन। सब वही आ रही हैं लगभग, हैं? राइट क्या? ज़्यादा मजे मत लो, राइट राइट और लेफ्ट, जीवन में मेरा तो राइट हो जाएगा, तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा राइट मत लो, पढ़ने आए हो यहाँ पे, पढ़ाई कर लो केवल। स्ट्रक्चर कैसी लग रही है? शिप जैसी। या इंक बॉटल भी ऐसी आती है, फाउंटेन पेन यूज़ किया आपने? तो फाउंटेन पेन की बॉटल देखिएगा ऐसे ही आती है उसकी इंक, पहले एक ऐसी शेप आती थी, दवातनुमा इसे बोलते हैं, या शिप लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो पूरा प्लेन है रीजन, एरिड रीजन में, और आपको ऐसे देखिए, फिर जाते हैं लोग सेल्फी लेके, बोले देखो जा रहे हैं, हम बोले पुराना जहाज, और उसी को बता दिया राणा प्रताप का अकबर ने चलाया था, ये बताइए क्या जहाज। ऐसी अलग अलग बातें। अच्छा ये कह रहे हो, तो आप लोग कम मजे नहीं लेते हो हैं। ये देखिए, ये कहे भाई साहब सेल्फी लेके चले आए। ठीक है, दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसा भी हो सकता हूँ। तो यही बता रहा हूँ आपको, आप लोग अलग हैं दुनिया से। अब मैंने आपको मशरूम रॉक दिखा दिया, यार्डांग दिखा दिया, ज़्यूगेन, डीमॉइजल और ड्राई कंटर, दो रह गए ना। डीमॉइजली लैंडफॉर्म, देखिए डीमॉइजली ये सबसे बेहतर एग्जांपल दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। ऐसी ऐसी चट्टानें भी होती हैं, ऊपर हार्ड रॉक का रह गया और नीचे ये वर्टिकल इरोजन। ठीक है, अब एक और देख लो आप, ड्राई कैंटर, ड्राई कैंटर लैंडफॉर्म। देखो
ये ऐसी स्ट्रक्चर आई, हर तरफ से इरोजन हो गया इसका, ठीक है, कहीं इधर से भी चल रहा, कोई एक परफेक्ट इसका शेप नहीं है, और ये ऑलमोस्ट क्वाड्रीहेड्रल शेप का है, ऐसी चट्टान बन गई। तो ये रॉक्स जैसी आई हैं, पहाड़ी है, ये तो टुकड़ा दिखाया उसका केवल। ये बेटा कैमरा तुम्हारे लिए लगाया है, हाँ, ज़्यादा मुस्कुराओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। एक में सब लगभग दिखाई दे रहे हैं। ज़्यूगेन्स इंक बॉटल जैसी दिख रही है, यार्डांग्स वर्टिकल इरोजन, ड्राइकैंटर कोई परफेक्ट शेप नहीं है, हर तरफ से इरोजन हो रहा है, चारों तरफ से हवाएं चल रही हैं, क्वाड्रेटर, ये ब्लो आउट्स, ये सब मुझे पढ़ाना, ये डिपोजिशनल है, ये नहीं है, ये अब पढ़ने हैं। इंसेलबर्ग ये सब डिपोजिशनल है, ऊपर वाले इरोजनल है, ठीक है, डेजर्ट पेवमेंट वगैरह ये सब अलग है। चलिए फिर आते हैं अपनी बात पर, है ना, तो लिख लीजिए अब आप। अब मेरा काम आसान कर दिया थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड ने। कहाँ से लिखवाना है? मशरूम रॉक से लिखिए। पहले हिंदी बोल देता हूँ, फिर उसको इंग्लिश में, है। शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा, शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा तीव्र गति से मध्यवर्ती भाग में अपर्दन किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा तीव्र गति से मध्यवर्ती क्षेत्र में अपर्दन किया जाता है। तीव्र गति से मध्यवर्ती क्षेत्र में अपर्दन किया जाता है। इस चट्टान के सतही क्षेत्र पर पवन की गति घर्षण के कारण कम होने से, इस चट्टान के सतही क्षेत्र पे पवन की गति घर्षण के कारण कम होने पर तथा ऊपरी भाग में कठोर चट्टान होने के कारण अपर्दन की क्रिया मध्य में अधिक होती है। अपर्दन की क्रिया मध्य में अधिक होती है। ये आकृति मशरूम की भांति दृश्यमान होती है या दिखती है। जैसे आपको लिखना है, ये आकृति मशरूम की भांति दिखती है, जिसे गारा कहते हैं। और ज़रूर आप मशरूम रॉक लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्योंकि गारा मुझे नहीं लगता लिख करके यूपीएससी में आएगा, महान लोगों का ट्रांसलेशन होता है वहाँ पे। गारा या मशरूम रॉक कहते हैं, ठीक है। मशरूम को मशरूम ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, और क्या बोलेंगे? आप जानते हैं मशरूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मशरूम ही बोलते हैं। ये मत कहना छतरी वाला, ठीक है। लिख लिया जी। अब मुझे पहली लाइन बता दो, आपने क्या लिखी थी? जोर से बोलिए, ठीक है। उसके आगे भी बोलना है थोड़ा सा, ठीक है सर। अब लिखिए इंग्लिश में। द इरोजनल प्रोसेस इज इंटेंस in the mediatory zone. The erosional process is intense in the mediatory zone of the rocks in the arid region, ARID, arid region.
which creates the landform called mushroom rock, which creates the landform called mushroom rock, which creates the landform called mushroom rock. The erosional process, full stop लगा के next line से लिखिए, the erosional process is slow at the surface as well as on the top. The erosional process is slow at the surface as well as the top, as well as the top, as well as on the top, due to friction. The erosional process is less at the surface as well as on the top due to friction between the wind and the surface, due to friction between the wind and the surface, and low amount of sediments on the top respectively. ठीक है, और एक बार हिंदी में लास्ट में बताना क्या बोला था, लास्ट लाइन क्या थी? ठीक है, हो गया। उनके मैं पहले बता दिया था, आपके में पहले बता दिया, उनके में बाद में लिखवाई ये बात। अब मशरूम रॉक के बाद लिखिए नेक्स्ट यारडांग। In the arid region, the consequent sequence of hard and soft rocks, in a perpendicular form, consequent sequence of hard and soft rocks in a perpendicular form is called यारडांग, YARDANG, यारडांग। मरुस्थलीय क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में कठोर और कोमल चट्टानों का, मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्र में कठोर और कोमल चट्टानों का लंबवत क्रम यारडांग कहलाता है। नेक्स्ट लिखिए ज़्यूगेन, ZEUGEN, ज़्यूगेन। लिखिए इसमें, पहले हिंदी में लिख लीजिए। वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा दवातनुमा आकृति, इंक बॉटल लिख लो आप ब्रैकेट में, दवात अगर ज़्यादा शुद्ध हिंदी लग गई तो। वायु की अपर्दन क्रिया द्वारा दवातनुमा आकृति, और ब्रैकेट में लिखना जहाज जैसी आकृति ज़्यूगेन कहलाती है। इसमें कठोर और मुलायम चट्टानों का क्रम क्षैतिज होता है। इसमें कठोर और मुलायम चट्टानों का क्रम क्षैतिज होता है। इसमें कठोर और मुलायम चट्टानों का क्रम क्षैतिज होता है।
लिखिए द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय wind erosion in a structure similar to ink bottle like in a structure similar to ink bottle like in a structure similar to ink bottle like ब्रैकेट में शिप लाइक लिख लेना, जहाज जैसी, in a ink bottle like is called zugane. In this structure या in this landform लिखिए, in this landform hard and soft rocks are in horizontal sequence. In this landform hard and soft rocks are in horizontal sequence. हार्ड एंड सॉफ्ट। पानी बोतल नहीं है? भाई थैंक यू। सही है पानी? कि आज ही बदला लो मुझसे? बोले बहुत चिल्लाते हैं, आज ही इसमें मिला के ले चलता हूँ। बोलेगी कैसे भाई? थैंक यू, पानी सही था, साफ था। हैं? कहीं आधा मिला दो। बोले दिल्ली सरकार ने रेट वैसे ही कम कर रखे हैं, आधा मिला के आज इन्हें बेहोश करने का प्लानिंग है मेरी। क्या लिखा इंग्लिश में आपने? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स आर इन हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस। ठीक है, अब लिखिए डिमॉइजल। परपेंडिकुलर उसका स्ट्रक्चर लिखवाया कि ऊपर से नीचे काटती है। देखा था ना अभी, नालियां जैसी बनी हुई थी, कटान कैसे हो रहा है ऊपर से नीचे, ये लिखवाया है। और ज्यूगेन में हॉरिजॉन्टल कटान हो रहा है, इरोजन। ठीक है, पैरेलल सब होंगी, पैरेलल वो भी थी, पैरेलल ये भी है। ठीक है, अब लिखिए डिमॉइजल, भूस्तंभ। भूस्तंभ, भूस्तंभ में लिखो ये ज्यूगेन का ही, यह ज्यूगेन का ही एक विस्तृत रूप है। यह ज्यूगेन का ही एक विस्तृत रूप है। इसके शीर्ष पर, यह ज्यूगेन का ही एक विस्तृत रूप है। इसके शीर्ष पर, क्यों परेशान कर रहा है उसे? इसके शीर्ष पर कठोर चट्टान होती है। लिखिए डिमॉइजल्स आर द लार्ज लैंडफॉर्म्स ऑफ ज्यूगेन ओनली। डिमॉइजल आर द लार्ज लैंडफॉर्म्स ऑफ ज्यूगेन इन विच या विच कंसिस्ट ऑफ हार्ड रॉक्स ऑन द टॉप। लार्ज फॉर्म ऑफ ज्यूगेन ओनली which consist of hard rocks on the top. Hard rocks. ड्राई कैंटर लिखिए, ड्राई कैंटर। ये स्थलाकृति शुष्क क्षेत्रों में, ये स्थलाकृति शुष्क क्षेत्रों में चतुष्फलोनुमा, चतुष्फलनुमा आकृति की होती है। इसमें वायु अपर्दन की दिशा
इसमें वायु अपर्दन की दिशा निश्चित ना होकर सभी दिशाओं से होती है, उसे क्या कहेंगे? ड्राई कंटर। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में क्या लिखा था? पहली लाइन बता देना। हाँ जी, ये पीछे क्या लिखा है आपने इंग्लिश में? जब मैं बोल रहा तब तो हिंदी में लिख रहे थे, अब पूछ लिया तो बोलेंगे। पीछे बताइए जोर लिखिए। इन अ एरिड रीजन, इन अ एरिड रीजन the quadrilateral like structure, the quadrilateral like structure in a arid region, the quadrilateral like structure is formed, the quadrilateral like structure is formed in which the direction of wind erosion is not, in which the direction of erosion is not fixed, is not fixed, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई कैंटर। दीज आर कॉल्ड ड्राई कैंटर्स। अब इरोजनल लैंडस्केप कर लिया आपने, किसका? विंड इरोजन का। अब आइए डिपोजिशनल पर। नई हेडिंग डालिए, डिपोजिशनल विंड लैंडस्केप्स। वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, वायु निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। लैंडस्केप्स है, स्केप्स। ये ओ दिख रहा है क्या? ठीक है। अब डिपोजिशन का मतलब जानते हो, सेडिमेंट्स कहीं ना कहीं डिपॉजिट करे। अब आपने देखा ज़्यूगेन हो, यारडांग हो, या ड्राई कैंटर हो, या डिमोइजल हो, ये जितनी लैंडफॉर्म्स पड़ी, इन लैंडफॉर्म से हवा क्या कर रही है? पवन तेज़ी से चल रही है, और इनके छोटे छोटे धूल के कण, अब ये एक दिन में नहीं बनता, फिर बता दूं आपको मैं, ये इमेजेस बन रही है बहुत सालों में। तो ये इनके धूल के कण कहीं ना कहीं जाके तो इकट्ठे होंगे ही, तो जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं उसी को हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेंगे। तो वहाँ कैसी कैसी लैंडफॉर्म बनती है उनको देखिए। नंबर 1, सैंड ड्यून्स। पेपर में पूछा गया है, फेमस सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। एक कैसी स्थलाकृति है? निक्षेपण द्वारा बनी है या अपर्दन द्वारा बनी है? हाँ जी, आप बताइए। द सैंड ड्यून्स लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजनल मेथड ऑफ द विंड, इरोजनल मेथड ऑफ द रिवर, डिपोजिशनल मेथड ऑफ द विंड, या डिपोजिशनल मेथड ऑफ द रिवर? इरोजनल मेथड ऑफ द विंड। बहुत बढ़िया। देखिए ये पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, ऊपर भाई साहब पूरा लिखा हुआ है, डिपोजिशन से बनी है। क्या लिख रहे थे आप? हैं जी, क्या नाम है आपका? धीरज, नीरज, नीरज चोपड़ा, क्या नाम है? तो नीरज जी जरा खाली 60-70 किलो का वजन मत रखो यहाँ पर, थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली दोनों बैठना है यहाँ पे, ठीक है? ये डिपोजिशनल वाली हैं, सैंड ड्यून्स। दूसरा बरखान, बरखान। आपको बुक्स में बरखान शब्द या बरचान दोनों लिखा हुआ मिल सकता है। इंटरनेट पर भी आपको अलग अलग ऐसे दिखेंगे, तो कहीं ये मत समझना कि मास्टर स्पेलिंग गलत बता दिए, पढ़े नहीं ठीक से क्या। बिहार में लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके से बोलते हैं, बोले ठीक से नहीं पढ़े मास्टर साहब। तो बरछान आपको इंग्लिश में इसी तरीके से लिखना है, बरखान, हिंदी में बरखान।
तीसरा लोएस प्लेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस का प्लेन, लोएस का मैदान। सैंड ड्यून्स, बरखान, लोएस प्लेन्स, इंसेलबर्ग्स। एक लिखो पेडी प्लेन। रिवर वाले में कौन सा पढ़ा था? पेनी प्लेन। और विंड वाले में पढ़ रहे हैं पेडी प्लेन। तो दोनों एक से लगते हैं। अब पेपर में ऑप्शन में भी दोनों मिलेंगे, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि आप गलती करो, लालच में आओ। बच्चा दिमाग से ये भूल के जाता है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, समझ रहे हैं? उसे तो बस 4 ऑप्शन देखते हैं और ये देखता है KBC आज ही खेल रहा हूँ, बस मौका आज ही है। यही मेरे अमिताभ बच्चन बैठे हुए सामने, आज इसको हरा के दम लूँगा मैं। तो ईगो पे मत लेके जाना अपने कि बोले मुझे कैसे नहीं आया, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मुझे नहीं आया क्वेश्चन। होगा तो इनमें 4 में से 1 मार दिया कोई भी, ऐसा मत करिएगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 की है आपके ठीक होने की, ठीक है? और जहाँ पर आपको डाउट हो कि इन 2 में से 1 होगा तो ज़रूर टिक करिए उसे, कोशिश करिए कि ज़रूर टिक करें। यहाँ पर आप पे लाइफलाइन ही लाइफलाइन है, ठीक है? तो पेडी प्लेन एंड इंसेलबर्ग। इतनी लैंडफॉर्म्स पढ़नी है। मेरे मुड़ते ही क्या बात है, एनर्जी आ जाती है। ये इसकी लीड कितनी लंबी है, देखो जरा, मैं ऊपर जा सकता है यहाँ। वैसे ये एक है? इसका एक किसी खास व्यक्ति कोई खास है, जब खास है तो आम व्यक्ति नहीं है, खास हो गए, खास के लिए कैमरा खरीदना पड़ा मुझे। लेकिन अब अंदर ऐसा हो गया, तारीफ करूंगा इस बात की कि बिल्कुल अलग, समझ रहे हैं? संजय जी है कोई खास, जैसे आप खास हैं ऐसे ही कोई और खास है, ठीक है? अच्छी बात है, ये आप ही का इसमें बेनिफिट होगा। तो ये 4 कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 लैंडफॉर्म हमको पढ़नी है। अब जल्दी फटाफट इनको देखते हैं, पहले पढ़ा देता हूँ, फिर दिखा दूंगा और फिर लिखवा दूंगा, काम खत्म। चलिए, सबसे पहले कौन सी देखी हमने? सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। अब देखिए, बालू का स्तूप और बरखान एक साथ समझ में आ जाएंगे आपको। सैंड ड्यून्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज आती है रेगिस्तान का नाम सुनते ही, बड़े बड़े बालू के टीले जिसपे ऊँट लेकर के एक सफ़ेद चोंगा पहन के और टोपी लगाकर अलहबीदी चलना है, वही जो इमेज आती है आपके, वही सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। तो थार के डेजर्ट में भी मिल जाएंगे आपको, जैसलमेर के वेस्ट में अगर आप जाते हैं तब, या आपको बहुत सारे रब अल खाली जो डेजर्ट है, कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है? दस्त ए लुत कहाँ है? ईरान में। दस्त ए कबीर ये भी ईरान में ही है। तो ये जो डेजर्ट हैं, या ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ग्रेट नामिब डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, मोआवे डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, चियाहुआ डेजर्ट, हाँ USA में चियाहुआ, ऐसी नाम है उसका 2-3 बार, हाँ कई बार चियाहुआ देख लेना आप, USA में डेजर्ट है। पेटागोनिया का डेजर्ट, ये सब मैं दुनिया के जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इन सब में आपको सैंड ड्यून्स कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। पेटागोनिया में चांसेस कम है क्योंकि वो ठंडा मरुस्थल है। गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट अपने इंडिया का ही फेमस। तो फैक्ट्स अलग नॉलेज होती है और कॉन्सेप्ट अलग नॉलेज है, ठीक है? आइए देखिए, अब सैंड ड्यून्स क्या है कि रेत जाकर के मरुस्थल से दूर इकट्ठी हो जाती है। तो डेजर्ट एरिया है कोई, डेजर्ट एरिया में बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं क्या करती हैं, अपने साथ साथ ये धूल के कण ले जाती हैं और धूल के कण को कहीं कहीं डिपॉजिट कर देती हैं, और क्या बन जाते हैं? सैंड ड्यून्स। रेगिस्तान से बाहर वाले इलाके में या रेगिस्तान में भी बन सकते हैं। तो हम देख ही रहे हैं ऐसे सैंड ड्यून्स, तो हम जानते ही हैं देखना। दूसरा देखिए बरखान, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हिसाब से। बरखान क्या है?
अब देखिए ये सेमी सर्कुलर या ऐसे क्रेसेंट शेप फिर से कह सकते हो आप, अर्धचंद्राकार। एक ऐसी शेप हमने कहीं और भी पढ़ी थी, ऑक्सबोलेक में पढ़ी थी। एलुवियल फैन आंसर आया। आप एब्सेंट थे, अब गलत हो गए तो एब्सेंट थे। ये भी अच्छा हुआ आपने एब्सेंटी का, कुछ और नहीं कहा। बोले मैं जन्म नहीं हुआ था सर मेरा जब आप ये पढ़ा रहे थे, तो आज ही आया हूँ बस डायरेक्ट भगवान से एंट्री लेके। हाँ कहाँ था, जोर से बोलिए। सर्क में, सर्क में लिखवाया, देखो सर्क में तो रेस्टिंग चेयर जैसी पोजीशन लिखवाई है। तो अर्धचंद्राकार कहाँ पे बनता है जी? कहाँ पर जी, दोबारा बोलिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। आपने डेफिनेशन के साथ बता दिया, यही बात उसने बहुत पहले बोल दी थी। ठीक है, तो एलुवियल फैन में क्रेसेंट फॉर्म बनती है, आधा चंद्रमा जैसा। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, देखो विंड बहुत सारे क्या कर रही है, सैंड पार्टिकल्स को उड़ा करके ला रही है। लेकिन जब उड़ा रही थी और डिपॉजिट कर रही थी, सैंड ड्यून बना रही थी। ध्यान से सुनिएगा गौरव, अगले नंबर तुम्हारा है, वो तो सही हो गया। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कम से कम 1 दिन नहीं 3 दिन सस्पेंड करूंगा मैं, समझ रहे हो? और 3 दिन में कितना लॉस होगा ये आप जानते हो। इसका माइक निकाल के जाऊंगा, आवाज़ ही ना आए, सब पढ़ ही ना, अपने आप पढ़ना। फिर सैंड ड्यून्स को डिपॉजिट कर रही है, सैंड ड्यून्स बना रही है विंड। बनाते बनाते जैसे जैसे धूल के कणों को निक्षेपण कर रही है, बीच में अचानक से कोई हार्ड सरफेस आ गया, कठोर चट्टान आ गई। तो कठोर चट्टान ने क्या करा, पूरा का पूरा रोक दिया इसको। और लगातार यहाँ से क्या हो रहा है, ये पूरी हार्ड रॉक है और इसके किनारे किनारे क्या करा, पूरी धूल को, रेत को उसने डिपॉजिट कर दिया। तो आधे चंद्रमा जैसी शेप बनती है, इसको बरखान बोलते हैं या बरछान भी बोल सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर पेपर में क्या पूछा गया है, ये वाली स्ट्रक्चर कैसी लग रही, कॉन्वेक्स लेंस जैसी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बाहर को जो उभरा हुआ है, हिंदी में बोलेंगे उत्तल, उत्तल लेंस जैसी। और जो पीछे वाली सरफेस है वो कैसी दिख रही है, कॉनकेव जैसी, अवतल लेंस के जैसी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ये आया है कि जो डिपॉजिट्स हो रही हैं सैंड ड्यून्स, वो कॉनकेव साइड में हो रही हैं या कन्वेक्स साइड में हो रही हैं? कॉन्वेक्स डिपॉजिट इस तरफ हो रही हैं, इधर हार्ड रॉक, इधर कोई डिपॉजिट नहीं हो रही है। तो विंड की डायरेक्शन में, जो विंड की डायरेक्शन है, विंड की डायरेक्शन से आते हुए हमेशा कौन सी लेंस बनेगी, कौन सा शेप बनेगा, कॉन्वेक्स साइड ऑफ बरखान। और जबकि जो बची हुई जगह शेडो वाली रीजन है, छांव वाली जगह है, अभी दिखाऊंगा आपको पिक्चर में तब अच्छे समझ में आएगा। शेडो वाली जो रीजन है वो कौन सी है, कनकेव साइड वाली। ठीक है, तो ऐसे सैंड ड्यून्स बहुत सारे आपको गोबी डेजर्ट में मिल जाएंगे। गोबी डेजर्ट कहाँ, मंगोलिया चाइना के बीच में। ठीक है, तो ये सैंड ड्यून्स का एग्जाम्पल, सॉरी सैंड ड्यून्स और बरखान हो गए आपके। तीसरा देखिए, नेक्स्ट लोएस। लोएस एक प्लेन है। अब क्या हो रहा है, रेगिस्तान है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा रेगिस्तान है पूरा, डेजर्ट रीजन वेस्ट में, और इस तरफ आपके कोई सिंपल मैदान है, प्लेन है। तो रेगिस्तान से हवाएं चल रही हैं, तो रेगिस्तान से हवाएं जो जा रही हैं अपने साथ साथ धूल के कण भी लेके जाएंगी, बहुत छोटे छोटे। और धूल के कण जहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं पूरे प्लेन के जैसे हो रहे हैं। तो ये जो मैदान बना वो कौन सा बना, लोएस प्लेन। पिक्चर में ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा आपको, लोएस प्लेन। तो लोएस का मैदान, दुनिया का सबसे बड़ा लोएस का मैदान, फैक्ट आ रहा है आपके सामने, चाइना में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट चाइना में, लोएस प्लेन। तो पेपर में पूछा गया एक बार, चाइना का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा कैसे बना है, लोएस के मैदान से। ठीक है, लोएस का प्लेन है। और लोएस का प्लेन अपने आप में एक कैसी लैंड फॉर्म है, विंड के द्वारा, विंड वायु द्वारा सैंड पार्टिकल्स का डिपॉजिट कर देना, ये फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसी भी नहीं है कि मतलब इनफर्टाइल लैंड हो। तो लोएस आर व्हाट, दीज आर द सेडिमेंट्स ऑफ सैंड पार्टिकल्स
डिपॉजिटेड इन अ प्लेन रीजन आउट ऑफ द डेजर्ट, ध्यान रखना डेजर्ट से बाहर, डेजर्ट में नहीं, डेजर्ट से बाहर जो हो रहा है डिपोजिशन हो रहा है वो क्या कहलाएंगे आपके लोएस्ट प्लेन। दुनिया का बेस्ट एग्जाम्पल है लोएस्ट के प्लेन, आपको कहाँ मिलेंगे? चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कौन सा? पेडी प्लेन। अब पेडी प्लेन का देखिए पेनी प्लेन हमने पढ़ चुके हैं। पेनी प्लेन रिवर ने क्या करा था, एक लैंड फॉर्म को काट काट के छटाई करके पूरा प्लेन लैंड बना दिया था, उसी को हमने क्या कहा था? संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। तो रिवर के द्वारा इरोजन प्रोसेस से जो बना वो क्या बना था? पेनी प्लेन। और विंड के डिपोजिशन मेथड से जो बन रहा है वो कौन सा बनना? पेडी प्लेन। तो अभी मैं पेडी प्लेन की फिगर दिखा दूंगा, इसमें क्या सीधी लाइन ही खींचूंगा मैं, मैदान है। ठीक है, विंड इरोजन से या विंड डिपोजिशन से बनने वाला मैदान क्या कहलाएगा? पेडी प्लेन। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास बात आ रही है यहाँ पर, पेडी प्लेन और पेनी प्लेन ये किसने बनाया है और ये किसने बनाया है? विंड ने। इस वाले मैदान में बीच बीच में कहीं पर आपको चट्टान के टुकड़े मिलेंगे, दूर दूर कहीं कहीं रॉक्स दिखेंगी, बहुत दूर दूर, ऐसा एक दिखी फिर नहीं है, कई किलोमीटर तक। ऐसी हार्ड रॉक के सरफेस जो रह जाते हैं जिनका इरोजन नहीं हो पाता उसको बोलते हैं मोनाड नॉक्स। मोनाड नॉक्स क्या बोलते हैं उनको? मोनाड नॉक्स। तो पेनी प्लेन is a landform created by the river erosion method and the hard rocks found isolately, कहीं कहीं पर अगर दिख रही चट्टानें, कठोर चट्टानें, तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनाड नॉक्स। जबकि विंड के द्वारा बनाया गया प्लेन कौन सा कहलाता है? पेडी प्लेन। इसमें जो कोई कोई हार्ड रॉक रह जाती है जिसका विंड इरोजन नहीं कर पाती है, डिपोजिशन नहीं कर पाती, उनको बोलते हैं हम इनसेल्वर। इनसेल्वर, समझे? समझ आई ये बात? नहीं आया समझ में? आपको आया समझ में? फिर से सुनिए। रिवर पेनी प्लेन बना रही थी, संप्राय मैदान। रिवर ने क्या करा? पूरा छटाई कर दी और एक जो प्लेन बनाया वो लास्ट में क्या बना? पेनी प्लेन। मैदानी क्षेत्र है, नदी ने बना दिया, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर क्या रह गया था? कुछ हार्ड रॉक्स रह गई थी। उन हार्ड रॉक्स को क्या कहा गया? मोनाड नॉक्स। जबकि विंड ने जब यही काम किया, विंड ने डिपोजिशन मेथड से कौन सा प्लेन बनाया? पेडी प्लेन। ठीक है, और इसमें जो हार्ड रॉक्स रह गई उन रॉक्स को क्या कहा गया? इनसेल्वर। इतना समझ में आया? अब आप पिक्चर देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और कोई चीज़ तो नहीं लिखवाई थी बस? अब एक बार से पिक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिखाऊं? सैंड ड्यून्स। देखो सैंड ड्यून्स तो ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं आपको, जानते ही हो आप ये सब सैंड ड्यून्स के एग्जाम्पल। ठीक है, और देखने एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स हैं ये सब। ये सब आपको थार डेजर्ट में और बड़े बड़े दुनिया के डेजर्ट में सब में मिल जाएंगे। ये सब दिख रहे हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, ये सारे सैंड ड्यून्स हो गए। अब आइए दूसरा, सैंड ड्यून्स के बाद बरखान लैंडफॉर्म। देखिए बरखान, ये रही स्ट्रक्चर, इसका कोई अच्छा सा मैं पिक्चर, ये है सबसे बेहतर। ये दिख रही है, ब्लर तो नहीं है? अब देखिए आप, अब यहाँ पे CHAN लिखा है, किसी किसी में KHAN आएगा, तो आप देख लेना इंग्लिश में स्पेलिंग में हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब आपके मतलब का नहीं कि 34 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, सब छोड़ो आप। ठीक है, अब यहाँ समझना विंड की डायरेक्शन क्या है। पेन कैसे बता रहे थे चलेगा? ये है ना? ठीक है, विंड की डायरेक्शन ऐसे है, ये दिख रहा है आपको सैंड ड्यून।
हल्का आधा चंद्रमा जैसा बना है। यहाँ पर क्या है, हार्ड रॉक होगी कोई, तो उस रॉक का इरोजन नहीं हुआ, उसके सहारे सब क्या है, रेत इकट्ठी होती चली गई। और रेत जब इकट्ठी हो गई तो रेत इकट्ठी होने के बाद जो विंड की डायरेक्शन है, ये स्ट्रक्चर, ये वाली जो साइड आई, ये कैसी बन गई, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड आ गई। तो कॉन्वेक्स साइड पर डिपोजिशन हो रहा है, जबकि कनकेव वाली साइड जो है वो कैसी है, एक खाली रह गई, शेडो रीजन रह गया, तो कनकेव वाली साइड हो गई। स्लिप फेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ड्यून का मूवमेंट इस तरफ, ये विंड की डायरेक्शन ऐसी होगी इसमें। और देख लिया, और अच्छे एग्जांपल्स भी दिख जाएंगे आपको, जैसे ये है, एक ये भी अच्छा एग्जाम, ये भी वही है। इसको देख, ये ब्लर आ रही है फोटो, इसमें विंड की डायरेक्शन इधर है, तो शेडो रीजन पर छाँव सी दिख रही है वैसे भी। अब धूप क्या होगा, सूरज इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये सनलाइट इस तरफ है, तो केवल इसी वाले पे पड़ रही है फेस पर, कॉन्वेक्स वाले फेस पे, कनकेव वाले फेस पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये बरछान का हो गया, ठीक है। और ये एग्जाम्पल दिख ही रहा है आपको साफ साफ बरछान का। नेक्स्ट क्या बताया था आपको, लोएस। लोएस तो लोएस प्लेन, इन्होंने ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है ऐसा, ठीक है। लोएस का मैदान ये ऐसा आ गया, ये अभी फर्टाइल होता है शायद, ये है लोएस का मैदान सा बन गया, ठीक है। और देखिए अलग अलग खेती होना शुरू हो गई बाद में उसमें, लोएस ये भी है, बिल्कुल प्लेन रीजन है, ठीक है। चाइना वाला देखूं, लोएस, ये चाइना का ये वाली जगह लोएस का प्लेन कहलाती है। तो मैप के अकॉर्डिंग देख लिया आपने, और दिखने में कैसा है वो लोएस का प्लेन, रिस्टोरिंग चाइना लोएस प्लेट्यू, कुछ इस तरीके का है। ब्लर फोटोज आ रही हैं, अब ब्लर है, क्या करूँ बताओ मैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, सारे काम मैं तो करके दूंगा नहीं, घर पे कर लेना अपने आप। और क्या बचा, पैडी प्लेन और इंसलबर्ग। देखिए इंसलबर्ग ही लिख देता हूँ उसमें, तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। देखिए ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन रीजन है, विंड ने इरोजन किया है, लेकिन बीच बीच में कोई एक हल्का सा रॉक जैसी माउंटेन रह गई, ये हार्ड रॉक रह गई। तो प्लेन, ऐसा प्लेन जो किसने बनाया, विंड ने, वो क्या कहलाएगा, पेडी प्लेन, और रिवर ने बनाया वो पेनी प्लेन। विंड के द्वारा बचे हुए ये जो रॉक्स हैं जिनका विंड इरोजन नहीं कर पा रही, वो क्या कहला रहे हैं, इंसलबर्ग्स। और यही काम अगर रिवर ने किया होता तो वो क्या होते, मोनैडनॉक्स। मैं आपको मोनैडनॉक्स भी दिखा देता हूँ एक बार। मोनैडनॉक लैंडफॉर्म,
देखने में ऑलमोस्ट सेम लगेंगे। देखो ये एक माउंटेन लगे इरोजनल लैंडफॉर्म, माउंट मोनेडनॉक ये है। ये देखो इंसेलबर्ग कैसा दिखता है, इंसेलबर्ग का ये भी 8 मोनेड रॉक रह गया। ये देख रहे हो आप, बाकी सब मैदानी क्षेत्र बन गया, केवल एक ये चट्टान रह गई बस। इरोजन एक जगह हर जैसा नहीं होता, मतलब हर कोई जगह एक जैसा नहीं है, कहीं पर कैसा हो रहा, कहीं पर कैसा हो रहा है, ठीक है। माउंट मोनेडनॉक्स ये भी रह गए, ये ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल में दिख रहा है। अब विंड ने इरोजन किया, पूरा मैदान है लेकिन कहीं कहीं पर एक ऐसी चट्टान रह गई हार्ड सरफेस की, तो ये क्या होगा, इंसेलबर्ग्स होगा, ठीक है। लिखा इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ विंड, क्लास 9th में आता है ये। अब कितनी 9th में हमने पढ़ाई करी है शिवी, ये देख रहे हैं क्या लिखा है, सोशल साइंस क्लास 9, कितनी बढ़िया पढ़ाई करी है 9th में, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर वापस। अब कुछ तो नहीं बचा, लिख लीजिए इसे भी जल्दी फटाफट, और आज कम से कम ये तो कंप्लीट हो ही जाए। अब आपने लगभग इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया, क्या कह रहे हैं? हाँ तो आप जाइए, आपको कुछ ने रोका है, मैंने तो रोका नहीं आपको, मैं इन्हें आज ही लिखवाऊंगा, कल आप लिख लेना। मेरे पीछे जाएगा, मेरे पीछे मत जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, कोई और पक्ष तलाश हो, ठीक है। और थोड़ा सा आंखों पे एक काम करो, चश्मा लगा लो, देख लो जरा अंतर है, वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अगला लिखिए, क्या लिखा था पहली, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स लिख लो। वायु अपर्दन द्वारा, सॉरी वायु के निक्षेपण द्वारा, नॉट अपर्दन, वायु के निक्षेपण द्वारा रेतीले भागों को, रेतीले कणों का, वायु के निक्षेपण द्वारा रेतीले कणों का क्रमिक रूप से निक्षेपण करने पर बालू का स्तूप जैसी आकृति का निर्माण होता है। बालू का स्तूप, बालेगा नहीं, बालू का स्तूप का निर्माण होता है। ये स्थलागतिक लिखिए, बाय द डिपोजिशनल मेथड ऑफ विंड, बाय द डिपोजिशनल मेथड ऑफ विंड, by the depositional method of wind, sand particles are deposited to a large area called sand dunes, to a large area called sand dunes, deposited to a large area called sand dunes. Next लिखिए बरखान, these are crescent like structure, crescent like sand dune, ऐसे लिखना, these are crescent like sand dunes formed by the deposition method of wind, crescent like sand dunes formed by depositional method of wind ठीक है। इसकी क्या कंटिन्यू करिए, द कॉन्वेक्स साइड ऑफ बरखान, द कॉन्वेक्स साइड ऑफ बरखान faces the wind flow, faces the wind flow, while the concave side of Barkhan is a shadow region due to hard rock, is a shadow region due to hard rock. कहाँ से? Barkhan is a shadow region, concave side of the Barkhan is a shadow region due to hard rock present.
हार्ड रॉक प्रेजेंट। दिस कॉनकेव साइड इज लीवर्ड साइड, LEEWARD। लिखी दूँ उससे बढ़िया तो मैं, लीवर्ड साइड, ठीक है। और उसी के आगे लिख लीजिए, जबकि जो कॉन्वेक्स वाली साइड थी वो कैसी थी, विंडवर्ड साइड, क्योंकि इस नाम से पूछा गया पेपर में, विंडवर्ड साइड, कि पवन की दिशा में कौन सा वाला हिस्सा होता है, ठीक है। अब अगर ये पूछ ले आपसे सैंड ड्यून आगे बढ़ रहा है 5 मीटर 1 साल में बढ़ जाता है, ये भी आगे खिसकता रहता है क्योंकि हवा तो चल रही लगातार, तो आगे खिसकता जा रहा है, तो किस साइड से बढ़ेगा, कॉन्वेक्स साइड से, कॉनकेव साइड से, कॉनकेव साइड से। भाई अगेंस्ट द विंड थोड़ी चला जाएगा, विंड की डायरेक्शन में तो जाएगा मूव। और विंड की डायरेक्शन में देखिए सीधे हाथ पे कौन सा मिलेगा आपको, जब मैंने जैसे डायग्राम बनाया था, अगर आप ये वाला डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से, तो ये हो गई ना कॉनकेव साइड, तो और विंड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इस तरफ को मूवमेंट करेगा, लगभग 5 मीटर हर साल बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगली बार यहाँ मिलेगा आपको 5 से 10 मीटर। अब हिंदी में लिखिए, मुझे एक लाइन पहले बता दीजिए आपने क्या लिखा इंग्लिश। दीज आर क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अब लिखिए हिंदी में। यह अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है बालू का स्तूप की, यह अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है बालू का स्तूप की, यह अर्धचंद्राकार स्थलाकृति है बालू का स्तूप की। इसका उत्तल हिस्सा या उत्तली क्षेत्र, उत्तल क्षेत्र कॉन्वेक्स, इसका उत्तल क्षेत्र पवनमुखी होता है, पवनमुखी, जबकि इसका अवतली क्षेत्र पवनभिमुखी, पवनवेमुखी, विपरीत मुख। ये कॉन्वेक्स वाला है अवतल, और ये उत्तल वाला है पवनमुखी, और ये पवन के विपरीत मुखी। बरखान अवतल वाले हिस्से की ओर से आगे की ओर बढ़ता है, यह अवतली क्षेत्र से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। इसके अवतल क्षेत्र पर कोई कठोर चट्टान पाई जाती है, अवतल क्षेत्र पर कोई कठोर चट्टान पाई जाती है। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट कौन सा था, लोएस्ट प्लेन लिखिए। लोएस्ट प्लेन में नदी के पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा, पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा बारीक रेत के कण, पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा बारीक रेत के कणों का विस्थापन, बारीक रेत के कणों का विस्थापन मरुस्थल से दूर, मरुस्थल से दूर विस्थापन, मरुस्थल से दूर, कुछ कह रहे क्या मुझसे, मरुस्थल से दूर लोहेस का मैदान बनाते हैं। यह उपजाऊ भूमि है, उदाहरण में लिख लेना, चाइना में लोएस का मैदान, द ग्रेट लोएस प्लेन इन चाइना, जो किसकी वजह से बना है, गोबी डेजर्ट, GOBI, गोबी, फूल गोभी नहीं है ये, ना बंद गोभी है, गोबी डेजर्ट का नाम है, जैसे आपके यहाँ के डेजर्ट का नाम थार है, तो लिखिए गोबी डेजर्ट की वजह से लोएस का मैदान बना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए, द लैंड, हाँ बताइए, कुछ कह रहे संजय जी, इसे ख़त्म कराऊंगा, और कुछ कहना है तो बताओ। पीछे कोई पड़ा है,
समझ में नहीं आ। अच्छा, आपको क्या करना? आपने कहा ना पीछे कोई पड़ा है, मुझे लगा तुम्हारे पीछे कोई पड़ा है। मैं सच में मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका भावार्थ क्या निकालूं। कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए सो गया होगा, वो हो जाता है कई बार। अच्छा, ये तो वो तो ये वही है। हाँ, इनकी आंखें वैसी झपक रही थी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, सो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। क्या लिखा आपने? द डिपोजिशनल, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा था? द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय विंड बाय द स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, बाय द स्मॉल सैंड पार्टिकल्स, depositional landform created by the wind by small sand particles, small sand particles, wind by small sand particles away from the desert। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसी डेजर्ट में नहीं बनेगा, डेजर्ट से दूर, away from the desert is called lowest plain। This plain is very fertile, is called lowest plain। This is a fertile plain, ये एक उपजाऊ भूमि है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, चाइनाज ग्रेट लोएस्ट प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट। एग्जाम्पल में लिखिए, चाइनाज ग्रेट लोएस्ट प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट is formed due to Gobi Desert, is formed due to Gobi Desert, GOBI, गोबी डेजर्ट। ठीक है, अब आखिरी में बचा पेडी प्लेन। लिखिए, दिस इज द एंड स्टेज ऑफ विंड इरोजन, दिस इज द एंड स्टेज, END वाला एंड लिखना है, एंड स्टेज ऑफ विंड इरोजन forms a plain land called paddy plain, end stage of wind erosion, wind deposition। हाँ सही, ठीक है, deposition not erosion, formed, क्या लिखा आगे विनायक? form a plain land called paddy plain, D वाला paddy, and the rocks and the hard rocks found isolatedly, and the hard rocks found isolatedly, and the hard rocks found isolatedly in paddy plains are called inselbergs, and the hard rocks found isolatedly in the paddy plain are called inselbergs। ठीक है, लिख लिया? हिंदी में लिखिए, इंसेलबर्ग्स, इंसेलबर्ग्स। अब हिंदी में लिखिए, ये वायु द्वारा निक्षेपित अंतिम अवस्था का मैदान है, ये वायु द्वारा निक्षेपित अंतिम अवस्था का मैदान है, जिसमें अभी एक चीज़ और लिखवानी है, इंग्लिश वाले अभी भागे ना, सिर्फ आधा मिनट की एक और है लाइन, जिसमें हिंदी में भुलवा दिया मुझे, कहाँ तक पहुँच गया था मैं? ये वायु द्वारा निक्षेपित अंतिम अवस्था का एक मैदान है जिसमें दूर दराज स्थित कठोर चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। दूर दराज स्थित कठोर चट्टानों को इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, अब जाइए, इंग्लिश में मैं बताता, वरना तुम भागते डिस्टर्ब करते हिंदी वालों को।